हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र का 2020-21 का बजट, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? ऑब्वियसली राज्य सेवा के लिए। इसके अलावा पुलिस भर्ती, तलाठी एग्ज़ाम और बहुत सारी जो भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एग्ज़ाम होती है और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला, वित्त मंत्री डैश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश किया है। श्री अनिल देशमुख, इन्होंने नहीं किया। इनडायरेक्टली अगर इसका मतलब समझा जाए तो ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो श्री अनिल देशमुख ये तो गृह मंत्री हैं। दूसरे श्री आदित्य ठाकरे, ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं। तीसरा श्री अजीत पवार साहब, यही इसका आंसर है, क्योंकि इन्होंने ही बजट पेश किया और ये हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री रितेश देशमुख, ये नहीं है क्योंकि ये एक बॉलीवुड के अभिनेता है। 2020-21 के लिए महाराष्ट्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मीन्स क्या होता है? एक आपने सुना होगा जीडीपी मीन्स क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेशनल लेवल पे होता है। अगर भारत के बारे में बात की जाए तो वो जीडीपी होगी, बट अगर सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बात की जाए तो इसमें एस लगा दिया जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है। तो हमारे भारत की जो जीडीपी है वो लगभग है 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, काफ़ी ज़्यादा है। 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, काफ़ी ज़्यादा है ये। और महाराष्ट्र की अगर जीडीपी देखी जाए तो वो लगभग कितनी है? इसका आंसर है 32,24,013 करोड़। इतने हमारे महाराष्ट्र की इतनी बड़ी इकोनॉमी है। बजट 2020-21 के लिए कुल व्यय 4,34,085 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2019-20 के मुकाबले कुल व्यय में डैश करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 3% की वृद्धि हुई है, और अगर न्यूमेरिकल डेटा में देखा जाए तो वो है 12,127 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है। आपको पता होना चाहिए कि बजट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिसिप्ट यानी क्या? जो आपको रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जो आपको पैसे मिले हैं। उसके बाद में दूसरा एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ें होती है। तो हम इस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो कुल हमारा एक्सपेंडिचर कितना? 4,34,085 करोड़ का है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये कभी एग्जाम में आ सकता है। और वृद्धि कितनी? 12,127 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट है कुल प्राप्तियां, यानी टोटल रिसिप्ट, उधारी को छोड़कर। इस सब का मैं मतलब बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। डैश करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है, यानी टोटल रिसिप्ट उधारी को छोड़कर कितनी होने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 3,49,766 करोड़। फिर से हम बजट पे आते हैं। बीच बीच में मैं आपको बजट के बारे में बताता रहूंगा। बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक ऐसा ही एक्सपेंडिचर में भी होता है, बट अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स क्या? राजस्व प्राप्ति। और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट मीन्स क्या? जैसे आपने जो पूंजी के रूप में आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सरकार को मान लीजिए एसजीएसटी मीन्स क्या? जीएसटी आपको पता होगा, एक स्टेट जीएसटी होती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरा होता है क्या? सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हमें जीएसटी से या कोई टैक्स से पैसा मिला है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, क्योंकि इसके बदले में सरकार को कुछ भी देना
नहीं होता है। एक बार सरकार के खाते में आ गया तो वो सरकार का हुआ, इसके बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ये दो तरीके का होता है कैपिटल रिसिप्ट। एक, अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो एक होगा डेट से और एक होता है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। डेट मीन्स क्या, वो भी मैं बताऊंगा, आपको देखना है सिर्फ। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश का मीन्स सरकार अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है या अपनी कोई कंपनी होती है, उनको सेल करती है, उससे उसको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिला है, और वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। बट ये इसके बारे में अगर ये हम देखें तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे असेट कम होता है सरकार का। असेट मीन्स क्या, सरकार की जो संपत्ति थी, मान लीजिए कोई कंपनी थी, उसके शेयर बेच दिए सरकार ने, उससे पैसा तो मिल गया बट उससे एसेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और डेट में क्या होता है, आप उधार लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे अच्छी रिसिप्ट होती है। मीन्स जैसे टैक्स के रूप में पैसा मिला या फिर चालान काटे सरकार ने साल भर, उसके रूप में भी पैसा मिलता है, वो भी कौन सा रिसिप्ट होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसके बदले में सरकार को कुछ देना नहीं होता है, ना तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती, ना उसका कोई असेट रिड्यूस होता है। असेट रिडक्शन का मतलब क्या, कंपनी है, आपने एक बार बेच दिया, आप दूसरी बार नहीं बेच सकते। डेट का मतलब क्या है, आपने उधार लिया, तो उधार लिया तो आपको वापस चुकाना है, बदले में उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये होता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो कुल प्राप्तियां मींस टोटल रिसिप्ट, उधारी को छोड़कर कितने करोड़ है, इतनी टोटल हमें राजस्व की प्राप्ति हुई है। और राजस्व में उधारी को छोड़ दिया, डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ा, विनिवेश को नहीं छोड़ा, यानी जो आपने अपना असेट रिड्यूस किया उसको आपको छोड़े बिना ही इसमें कंसिडर किया गया। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 54,618 करोड़ रुपए जीएसडीपी का डैश प्रतिशत रखा गया। अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग, विदाउट बोरोइंग, बोरोइंग मीन्स क्या, उधारी, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, इसको समझना। टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए है सरकार का कितना, टोटल खर्चा है मान लीजिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का खर्चा हुआ। और टोटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग, डेट नहीं लेना है आपको, उधार नहीं लेना है। मान लीजिए आपका जो टोटल रिसिप्ट हुआ वो 800 हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर कितने का था, 1000 का, तो आपको -200 क्या करना होगा, उधार लेना होगा। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी यही होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर ये फिस्कल डेफिसिट होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने का है, 54,618 करोड़, जो जीडीपी का, जीएसडीपी का सॉरी, कितने परसेंट है, तो वो है 1.69%। बजट 2020-21 में डैश करोड़ रुपए का राजस्व घाटा यानी जीएसडीपी का 0.29% है। अब ये राजस्व घाटा क्या होता है इसके बारे में भी हम पहले बात कर लेते हैं। पहले तो ये डेटा देख लीजिए, इसका आंसर है कितना, 9,511 करोड़ रुपए, इतने का राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो वापस से मैं उसी पे आता हूँ, ये है हमारा बजट। बजट में हमें देखने को मिलता है क्या, एक है रिसिप्ट और एक है क्या, एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक ऐसे ही अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं, वो एक्सपेंस तो करती है बट उसको कुछ मिलता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी दे दी, बदले में थोड़ा बहुत इनकम टैक्स मिलेगा बट इतना ज़्यादा उससे इनकम होती नहीं। या फिर पेंशन दे दी, जो ओल्ड एज पर्सन से उनको पेंशन दे दी, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। यानी इसके बदले में सरकार को लॉन्ग टर्म में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जैसे कि सरकार ने ब्रिज बनवा दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसा था उसका ब्रिज बनवा दिया,
या फिर कोई रोड बनवा दिया, रोड बनवा दिया तो बाद में टोल टैक्स मिलेगा, इसका मतलब इससे कुछ इनकम होगी बाद में, यानी इससे असेट क्रिएट होगा, एक तरीके की जो असेट है यानी जो संपत्ति है वो क्रिएट होगी आपकी, किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट आपको हुई थी सिर्फ 10 रुपए की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हो गया 12 रुपए का, यानी आपके इसको जनरली माना जाता है कि ये सरकार का खुद का खर्चा है। इसमें वो क्या करती है? पेंशन देती है लोगों को, इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देती है, सरकार अपने खुद के खर्चे चलाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, आर जिसको बोला जाएगा, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, RE, ये R और ये E। तो अगर इसको इसमें से माइनस किया तो 10 - 12, यानी आपको 2 रुपये आप किस में हैं? राजस्व घाटे में, यानी रेवेन्यू डेफिसिट में। याद रखना, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों अलग अलग चीज़ें, सेम नहीं है, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, आगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इसका आंसर है 9,511 करोड़ का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है इस बार। आगे बढ़ते हैं। बजट में 2 नई योजनाएं, ग्रामीण सड़क विकास योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और नागरी सड़क विकास योजना, यानी गांव में सड़क बनाना है तो उस योजना का नाम क्या रखा है? ग्रामीण सड़क विकास योजना। और अगर शहर में सड़क बनानी है तो उसके लिए नाम रखा गया नागरी सड़क विकास योजना। तो इनके लिए कितना बजट रखा है सरकार ने? क्रमशः डैश करोड़ रुपए और डैश करोड़ रुपए आवंटित किए। तो इसको सरकार ने आवंटित किए हैं 1000 करोड़ किसके लिए? ग्रामीण सड़क योजना के लिए, और दूसरा नगरी यानी शहरी सड़क योजना के लिए 1501 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में दिए हैं। ये 2 नई योजनाएं हैं, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, ये एग्जाम में आ सकती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में अनाउंस की है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के लिए डैश करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। आपने सुना होगा, ये कई बार न्यूज़ में रहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसान हैं उनका कर्ज माफ़ करती है। तो इसके लिए एक योजना है महाराष्ट्र में, उस योजना का नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना। और इसके लिए कितना बजट रखा है? तो इसका आंसर है 7000 करोड़ रुपए, इतना बजट रखा है। जिन किसानों के ऊपर कर्ज है उनको कर्ज से मुक्त किया जाएगा, यानी उनका लोन माफ किया जाएगा। कितने तक का लोन माफ किया जा सकता है? तो देखिए, ये वही योजना है, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के लिए 7000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके तहत कितने रुपए तक के ऋण को माफ किया जाएगा? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए तक का, अगर किसी किसान के ऊपर लोन है 2 लाख रुपए तक का माफ किया जा सकता है। 2 लाख से ऊपर होगा तो गवर्नमेंट उसको माफ नहीं कर पाएगी। औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली शुल्क में कमी 9.3% से कितने % तक की गई है? ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है उसकी बिजली का रेट अलग होता है, और उद्योगों में जो बिजली सप्लाई होती है उसका रेट थोड़ा सा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। कमर्शियल उपयोग यानी क्या? इससे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम घर में उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मींस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, तो सरकार इसके ऊपर कम शुल्क लेती है। हाँ, औद्योगिक उपयोग के लिए अगर आप बिजली उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा शुल्क लेती है। आपने देखा होगा 2 तरीके के मीटर लगते हैं, एक बिजनेस वाला होता है और एक कौन सा होता है? हमारे डोमेस्टिक यूज़ वाला, घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उन दोनों का जो चार्जेस होते हैं अलग अलग होते हैं बिजली की यूनिट के। तो 9.3% था ये, अब कितना कर दिया गया है? 7.5% कर दिया गया। एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर गवर्नमेंट लेती है, टैक्स लेती है। पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी क्या? VAT, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, डैश रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। आपको पता होना चाहिए, वेट जो लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि डीजल और पेट्रोल का जो भाव है उसमें बहुत सारा टैक्स होता है। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ लीटर का अगर कोई डीजल पेट्रोल है, या डीजल है या पेट्रोल है, कोई सा भी मान लीजिए, तो समझ लीजिए कम से कम इसमें
30 से 40 रुपए सरकार के विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि सरकार को उससे रेवेन्यू मिले। और रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार उसको किस में लगाएगी? डेफिनेटली डेवलपमेंट के काम में लगाएगी। तो प्रत्येक लीटर पर कितने रुपए का वेट लगा दिया सरकार ने? तो इसका आंसर है 1 रुपए का टैक्स बढ़ा दिया है। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स था ही नहीं, जी नहीं, पहले भी था, बट अब इसको 1 रुपए और बढ़ा दिया। प्रत्येक लीटर पे 1 लीटर पे 1 रुपया और आपको चुकाना होगा। लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर %% है, जो अखिल भारतीय बेरोजगारी 6.1% की तुलना में कम है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेरोजगारी दर होती क्या है। तो अगर किसी देश की जनसंख्या मान लीजिए 500 है, 500, और उसमें काम करने लायक जो लोग हैं, जो एडल्ट हैं, जो काम कर सकते हैं, जो जॉब के लिए जा सकते हैं, मान लीजिए उनकी संख्या कितनी है? 200, 200, और बाकी के 300 का क्या आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बिना काम के? जी नहीं, उसमें कुछ बच्चे होते हैं, कुछ घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं, और कुछ ओल्ड एज भी होते हैं जो आप काम नहीं कर सकते, उन्हें इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। बेरोजगारों में बेरोजगार किसे कंसिडर किया जाता है? उसे कंसिडर किया जाता है जो जॉब कर सकता है बट उसके पास जॉब नहीं है। जो जॉब नहीं कर सकता उसको बेरोजगार कैसे मानेंगे? ये संभव ही नहीं। तो 500 में से अगर 200 लोग ऐसे हैं जो जॉब कर सकते हैं, और मान लीजिए इसमें से 20 लोग क्या है, इनके पास जॉब नहीं है। सिर्फ जॉब कितने के पास है? 180 के पास। तो आपको ये देखना होगा ये कितने % है। तो ये सिंपल, इसका कितना है? इसका टोटल 200 का 10%, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर कितनी होगी? 10%। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो अनएम्प्लॉय रेट कितना है महाराष्ट्र में 2017-18 के सर्वे के अनुसार? 4.9%। काफ़ी कम है ये, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है? 6.1% है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 2021 के लिए पूंजीगत व्यय मीन्स क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित है? 77,117 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 2019-20 के संशोधित अनुमान से % अधिक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये डेटा याद कराने के लिए या ये डेटा मेंशन करने के लिए मैंने इसको मेंशन किया। ये परसेंटेज कितना ज़्यादा बढ़ा, कितना कम बढ़ा, ये तो बहुत ही कम एग्जाम में आता है, बट हाँ ये पूछा जाता है कि हमारे महाराष्ट्र का बजट कितने करोड़ का था इस साल, या फिर उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर है कितना? 2% का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वापस से हम उसी के ऊपर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं बजट की बात करूं, वापस से मैंने लिखा बजट। कुछ लोग इसको बुडगेट भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं रीड करना आपको। बजट के 2 पार्ट होंगे। अगेन कौन सा? एक रिसिप्ट और दूसरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं एक बार, क्योंकि बजट में ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ये तभी आपको समझ में आ सकता है जबकि आप ये जानते रहेंगे, उसकी थ्योरी जानते रहेंगे। तो एक है रिसिप्ट और एक है एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट में मैंने क्या बताया था? 2 तरीके की रिसिप्ट है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर भी ऐसा 2 होता है, एक कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है, यानी सरकार ने खर्च कर दिया बट उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलेगा फाइनेंशियली। ऐसे तो सरकार को मिलता है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है सरकार, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सब्सिडी इसी में आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी वो इसी में आती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें अगर सरकार ने पैसा लगाया तो उसको लॉन्ग टर्म में इससे इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी और मान लीजिए भूटान को लोन दे दिया, तो बाद में क्या मिलेगा? उससे सरकार को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के अलावा उसका कैपिटल जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस मिलेगा, यानी इससे क्या होगा? उसकी इनकम जनरेट होगी लॉन्ग टर्म में। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी दे दी तो पैसे से सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, फाइनेंशियली हासिल नहीं होगा,
ऐसे तो उनसे सर्विस मिलती है, ये सच है, बट फाइनेंशियली इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और ऐसे ही अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी? जिसके बदले में सरकार का कुछ जाता नहीं है, जैसे टैक्स से उसको पैसा मिला, सरकार का कुछ गया क्या? कुछ भी नहीं गया। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? दो तरीके की होती है, या तो आप सरकार को उधार लेना होगा या अपने पास की जो प्रॉपर्टी वो बेचनी होगी, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो इसका आंसर होगा क्या? 2% ज़्यादा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। पहले कितना था? इससे 2% कम, अब 2% ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 के लिए राजस्व व्यय मीन्स क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3,56,968 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 2019-20 के संशोधित अनुमान से %% अधिक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजस्व व्यय क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। सिंपल सी बात है, ये रिसिप्ट और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार ये बैठ जाए, क्योंकि बजट को समझना ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक बार बजट आपको समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल डेटा तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट में क्या मिलेगा? रिसिप्ट में मिलता है हमें, वापस से मैं रिपीट करता हूं, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर में क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा जो राजस्व व्यय है वो कितना है? ये रखा है, ये है 3,56,968 करोड़, और ये इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 4.6% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 बजट में सर्वाधिक 47% बढ़ोतरी किस क्षेत्र में की गई है? यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है बजट में। पहले लास्ट ईयर अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ उसको अलॉट किया था, तो अब इसी क्षेत्र को कितना? 147 रुपीज़ अलॉट किया, यानी 47% की बढ़ोतरी की है। तो वो किस में की है? वो की है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में। सर्वाधिक कमी किस में की है? तो वो 32% कमी की है। और वो किस में की है? वो की है समाज कल्याण और पोषण में। समाज कल्याण और पोषण के जो काम हैं उसके लिए बजट सरकार ने कितना कर दिया? 32% कम कर दिया, यानी पहले अगर 100 रुपये था तो आप कितना कर दिया? -32। तो इसका आंसर होगा समाज कल्याण और पोषण। 2020-21 बजट में सर्वाधिक धन 79,003 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, यानी सर्वाधिक जो बजट। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए सबसे ज़्यादा बजट किस में जाएगा? तो हमारी जो सरकारें हैं वो सबसे ज़्यादा बजट किस पे खर्च करती है? केंद्र सरकार तो डिफेंस पे बहुत सारा बजट खर्च करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक्सटर्नल थ्रेट होती है, हमारे आसपास के पड़ोसी कुछ इस प्रकार के हैं। बट राज्य सरकार सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करेगी? तो इसका सिंपल सा आंसर है एजुकेशन पे, क्योंकि अगर हमारी ये सिंबल सही नहीं है, इसका आंसर है एजुकेशन। एजुकेशन पे सरकार खर्च करेगी कितने? 79,003 करोड़ रुपए, और ये कितना है? लगभग 18.2% है। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना है? लगभग 18.2%। एजुकेशन पे क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही आगे चल के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आगे चल के वो क्या करेंगे? उन्नति करेंगे, अच्छे काम करेंगे। और ये ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? शिक्षा, एजुकेशन पे खर्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 बजट में सबसे कम धन 243 करोड़ रुपए किसे आवंटित किया गया? याद रखना, आपको दो याद रखने। एक तो सबसे ज़्यादा 79,003 करोड़, ये किसको? एजुकेशन को दिया। और सबसे कम किसको दिया? तो ये दिया है SC ST OBC और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को दिया गया। SC ST OBC और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 243 करोड़ का बजट रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं। 2020-21 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति
3,47,457 करोड़ रुपए, जो कि 19-20 का संशोधित अनुमान से कितना अधिक है राजस्व प्राप्ति, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। बताता हूं मैं, वापस से इसके ऊपर आते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा बजट, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप एक बार समझ जाएं इसको। अगर आप धैर्य रख के समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर ये आपको समझेगा। ये है रिसिप्ट और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो तरीके की है, एक तो है कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी कौन सी है, कैपिटल रिसिप्ट। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE, और दूसरा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर CE। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसके बदले में सरकार का कुछ जाता नहीं है, एक बार पैसा मिल गया, दैट्स इट। और इससे रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना, 3,47,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है सरकार को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितने परसेंट ज्यादा मिला हमें रेवेन्यू, वो मिला है 12.1%। इतना ज्यादा रेवेन्यू इस बार हुआ है। 2021 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति ये है, इसमें राज्य स्वयं के संसाधन से प्राप्त कितने प्रतिशत आय होगी। समझना, हमें जो इनकम प्राप्त होती है वो दो तरीके से प्राप्त होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कौन सा, जो स्टेट ने खुद जनरेट की हो, जो रेवेन्यू खुद जनरेट किया, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें पैसा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों पैसा मिलेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं लेती, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश का, पूरे महाराष्ट्र के लोगों का भी रेवेन्यू लेती, सॉरी इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, तो डेफिनेटली उसमें महाराष्ट्र के लोगों का या और दूसरे राज्य के लोगों का एक परसेंटेज बनता है, और वो परसेंटेज फिक्स है कि इतने परसेंट आपको मिलेगा। ठीक है, कभी कभी वो वेरी भी करता है। तो इसका आंसर होगा कितना, 71%। जो हमारी टोटल इनकम है महाराष्ट्र की, उसमें 71% जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने खुद के रिसोर्सेज से ये जनरेट की, और बाकी 29% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार। समझना, केंद्र सरकार के पास जो टोटल पैसा आता है, मान लीजिए 100 रुपीज आया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में कितना बांट देती है, 42%। इतना वो स्टेट गवर्नमेंट में बांट देती है, और बाकी का जो बचता है वो अपने पास रखती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिफेंस चलाना है, डिफेंस के अलावा उसको भी अपनी वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, इसके अलावा रेलवे वगैरह चलाना है, जो कि पूरे देश में कॉमन है। तो उसमें 42% वो स्टेट गवर्नमेंट को बांट देती है। जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनका शेयर होता है, उतना इन्हें दे दिया। तो जो हमारी इनकम होती है उसमें एक बहुत बड़ा रिसोर्स किसका होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 71%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दान में पैसा नहीं देती आपको, ये भी याद रखना, उसने यहीं से कलेक्ट किया है, वो इनकम टैक्स के रूप में और भी बहुत सारे टैक्सेस के रूप में उसने यहाँ से कलेक्ट किया है। वही पैसा वो आपको एक व्यवस्थित तरीके से सभी स्टेट गवर्नमेंट में या सभी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसमें 71% हमारा महाराष्ट्र ने खुद से जनरेट किया हमारी टोटल एक्सपेंडिचर का, और बाकी का 29% केंद्र सरकार ने दिया है। SGST से प्राप्त कुल आय, SGST मीन्स क्या, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से प्राप्त कुल आय कितनी है, तो वो है 1,07,147 करोड़। और मैं आपको बता दूं, सरकार को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू मिला वो इसी से मिला है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू का जो सोर्स है वो यही। इसके अलावा और भी दूसरे रिसोर्सेस हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। वापस से मैं वो फ्लो चार्ट बनाता हूँ। ये है बजट, और बजट के दो पार्ट होंगे, एक होगा क्या, रिसिप्ट, और एक होगा क्या, एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट में क्या, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होगी क्या, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होंगे, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं कुछ डेफिसिट की बात करता हूँ। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये होता है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू सरप्लस क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर आपका कम है, मान लीजिए 5 रुपए का एक्सपेंडिचर है और 10 रुपए आपकी इनकम हुई, तो 5 रुपए आपका क्या हो गया,
सरप्लस हुआ, तो रेवेन्यू सरप्लस होता है। और एक फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, वो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट होगा। और एक ऐसा ही बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट, याद रखना ये एकदम अलग होता है। ये सिंपल ये होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है बजट डेफिसिट। रिसिप्ट मान लीजिए आपकी 10 रुपए की है और एक्सपेंडिचर आपका 15 रुपए का, तो 5 रुपए का आपका बजट डेफिसिट हुआ, याद रखना। फिस्कल डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट वो होता है जो गवर्नमेंट उधार लेके इसको पूरा करती। मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम है कितनी, 100 रुपए, और उसने अपना बजट बना के रख दिया 140 रुपए का, तो 40 रुपए उसको उधार लेने होंगे, और यही होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, आई होप आपको समझा होगा बजट, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।